मैंने पेपर पास किया, 3 जगह पेपर पास किया। उसके बाद मेरा लेखपाल में फाइनल सिलेक्शन गोरखपुर से हो गया है। अच्छा, तो आप लेखपाल के लिए सिलेक्टेड हो गए हैं? यस सर। सबसे पहले तो मुबारक हो। थैंक यू सर। मेरा भाई ने यहाँ से कोचिंग ली है, करीब उसे 3 साल हो गई। वो भी इसी तरह से साइकिल से 40 किलोमीटर आना जाना। उसके बाद उसकी जॉब उसकी जिसमें लगी है यूपी पुलिस में। हर साल 15 से 15 लड़के करीब जॉब पे निकल जाते विभिन्न विभागों में, जैसे रेलवे है, मोस्टली रेलवे में। अभी तक आज की डेट तक 50 से ऊपर बच्चे विभिन्न डिपार्टमेंटों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर हम हाथरस में खड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा था, सामाजिक रूप से अभी तक हम समान नहीं हुए हैं। हमें राजनीतिक समानता तो मिल चुकी है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिलती है तब तक लोकतंत्र की नींव मजबूत नहीं हो सकती। आज़ादी के 68 सालों के बाद भी क्या हम सामाजिक और आर्थिक रूप से समान हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, ये सोचने वाली बात है। जिंदगी संवारने की जद्दोजहद करते ये छात्र बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है, मगर हालातों से मुकाबला करने का हुनर है इनमें। समाज के सबसे पीछे तबके से आते हैं ये, लेकिन अपनी मंजिल खुद पाना चाहते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन छात्रों के लिए एक वरदान बना है। एक छोटे से जगह में बाबा साहब के उन सपनों को साकार करने की कोशिश हो रही है जो उन्होंने दलित समाज के लिए देखा था। मेरे पीछे जो आप तंबू देख रहे हैं, दरअसल इसमें एक कोचिंग सेंटर चलता है। क्या किसी कोचिंग सेंटर की आपने ऐसी तस्वीर देखी है? ज़रूर नहीं देखी होगी। यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र कौन हैं और इनकी क्या मजबूरी है कि यहाँ पढ़ने को मजबूर हैं। और उससे भी बड़ा सवाल है, ये कोचिंग ऐसे जगहों पे इस तंबू में क्यों चल रहा है? यहाँ के छात्रों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है, बल्कि उन्हें पढ़ाने से पहले की शपथ दिलाई जाती है कि पढ़ने के बाद वो अपने समाज के छात्रों की मदद करेंगे, उन्हें उस दलदल से निकालने में मदद करेंगे जहाँ अभी ये खुद फंसे हैं। यानी शिक्षा का समाजवाद अगर आपको देखना हो तो यहाँ से बेहतर शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। सर, हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका ही ऐसे रहता है, जैसे कि मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, मैं जॉब पे चला गया तो जो मुझसे जूनियर होगा वो पढ़ाएगा। ऐसे एक चेन सिस्टम बनी हुई है, जॉब पे जो जाता जाएगा, उनसे जूनियर होगा वो पढ़ाता जाएगा। ये एक चेन सिस्टम है हमारे यहाँ का, वो पढ़ाते हैं इस तरीके से। जो बच्चा यहाँ से जो जाता है जॉब पे, वहाँ भी ऐसे ही वो कंटिन्यू करता है, वहाँ पे भी एक ऐसी अपनी शाखा खोलता है, वहाँ पढ़ाई शुरू कराता है, बच्चों को इकट्ठा करता है। और जगह जगह चल भी रही है हमारे, जैसे अपना औरैया है यूपी में, एटा है, वहाँ पे भी हमारी ब्रांचेस चल रही हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशनल संस्थान के नाम से। और वहाँ पे भी बच्चे सफल हो रहे हैं। करीब करीब वहाँ का रिजल्ट अभी तक 15 लड़कों का है। देश में जहाँ शिक्षा का मतलब आजकल व्यापार हो चला है, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई के नाम पर लाखों वसूले जाते हैं। ऐसे में गरीब बच्चों की हैसियत नहीं होती इन कोचिंग संस्थानों की देहरी तक पहुंच। मेरा नाम विद्यासागर है, मेरे पिताजी का नाम श्री राम बाबू। मैं सर गांव मिसौली जलेसर एटा से बिलोंग करता हूं। यहां से 25 किलोमीटर। आप 25 किलोमीटर अप एंड डाउन डेली करते हैं? 50 किलोमीटर साइकिल चला के आना जाना? साइकिल चलाते हैं सर। सर घर की थोड़ी स्थिति, आर्थिक स्थिति ज़्यादा ख़राब है, इसलिए सर कहीं पे 1000 रुपये महीने नहीं दे सकती सर। यहाँ पे जो हमारी निःशुल्क होती है, निःशुल्क तैयारी होती है यहाँ पे सर। इनमें ललक है आगे बढ़ने की, हौसला है कुछ कर गुजरने का, और काबिलियत है बराबरी के अधिकार को हासिल करने की। मेरा गांव यहाँ से बैठेगा 40 किलोमीटर आना जाना। मेरा नाम सीलन सिंह है, यहाँ से करीब एक साइड से 20 किलोमीटर पड़ता है और मैं साइकिल से आता हूँ रोजाना। मेरा नाम सर नवीन कुमार है। सर मेरा गांव सर यहाँ से 12 किलोमीटर है, मथुरा साइड में। नहीं, 12 किलोमीटर अब 12 किलोमीटर डाउन। हाँ, यानी 24-25 किलोमीटर डेली साइकिल चला के आना पड़ता है सर। इनकी जंग अभी तक जारी है, सुविधाओं का अभाव है, फिर भी हौसला है
और उम्मीद है। उससे इतर कुछ और समस्याएं हैं जिसके बारे में और जानकारी आपको हम बताते हैं। हाँ, ये मोस्टली जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो रहने की प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनका मोस्टली टाइम जो आने और जाने में चला जाता है, तो वो कब अपनी पढ़ाई करेंगे। तो इसके लिए न्यू स्टूडेंट आता है तो हम उसको उसकी स्थिति को देखते हुए सस्ता और एक वहाँ का जो वातावरण सही हो वो उनको एक रेंट पे रूम दिलाते हैं। रूम की बात है तो एक छोटी सी कहानी मैं अपनी बताऊं। मैं इस समय असिस्टेंट टीचर हूं गोंडा में, तो मुझे लगभग 3 महीने से रूम नहीं मिला। रूम क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं जहां रूम लेने जाता था तो सबसे पहले मुझसे मेरी कास्ट पूछी जाती थी, कौन सी कास्ट है। कास्ट बताने के बाद बोलते थे यहाँ रूम खाली नहीं है। हमें एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने भी ये बच्चे स्टूडेंट हैं, इनको जो घर हम दिलाते हैं मोस्टली वो अपने समाज में ही घर वहाँ पे मिलता है उनको। अदर कास्ट के लोग तो पहले से ही मना कर देते हैं, वहाँ तो उन्हें कोई चांस ही नहीं है कि उन्हें वहाँ कोई रेंट पे रूम दे दे। दलितों की इस हालात के लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की, वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर बैठे, लेकिन दलितों के दिन बदलने के लिए कोशिश नहीं की। सर, हम 2009 से खुली छत में खुले आसमान के नीचे पढ़ते थे। सारे मौसमों का झेला हमने, धूप, बरसात, आंधी, तूफान, जिससे हमारी पढ़ाई में व्यवधान पड़ता था। तो हमने एक हमारे मित्र हैं भूपेश दिनकर, उनसे रिक्वेस्ट किया, विनती किया कि आप हमारी संस्था है, उन्हें पढ़ने के लिए आप अपना गैराज है उसे पढ़ने के लिए हमें दे दीजिए। तो उन्होंने हमारी बात मानी, उन्होंने अपना गैराज हमें दिया, और जिससे कि हमें पिछले 1 साल से छत मिल गई है, उसके नीचे हम पढ़ पा रहे हैं। जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा समाज की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से। अब यही व्यवस्था जनरल कास्ट में या सवर्ड वगैरह कहीं भी उनमें होती तो शायद मैं नहीं समझता कि इतने दिन तक हमें ऐसे वो पढ़ रहा है, ऐसे नहीं पढ़ना पड़ता। वो प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग बना के उसको सुचारू रूप से कार्यान्वित करवा देते वो। आज भी दलित के नाम पर केवल राजनीति होती है। दलित के घर खाना खाने से ही शुरुआत होती है सामाजिक असमानता की। दलितों की सामाजिक हालत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 3 दलित महिला के साथ रेप की वारदात होती है, 2 दलितों की हत्या कर दी जाती है, तो 2 दलित के घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है। रोजाना 11 दलितों की पिटाई की जाती है। सामाजिक और आर्थिक हालात: 37% दलित गरीबी रेखा के नीचे, 54% दलित बच्चे कुपोषण के शिकार, 45% दलित आबादी पढ़ना और लिखना तक नहीं जानती है, 28% ग्रामीण पुलिस थानों में दलितों का प्रवेश नहीं है, 38% सरकारी स्कूलों में दलित छात्र अलग बैठकर खाने को मजबूर हैं। छुआछूत की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में आधी दलित आबादी को पानी लेने पर रोक है। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ SC/ST कानून बनाया गया, लेकिन महज 15.71% मामलों में सजा हो पाती है। 85% मामले लंबित पड़े हुए हैं। बात अगर इंडियन पीनल कोड की करें तो 40% मामलों में सजा मिलती है। हमारे बाबा साहब ने अपने समाज को उठाने के लिए एक नारा दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। एक तरफ छात्र महानगरों के बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, वहां पर ऑडिटोरियम में पढ़ाई होती है, छात्रों से मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं होती। दूसरी तरफ यहाँ पर छात्र गैराज में चटाई पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर AC की सुविधा नहीं है, फिर भी छात्र सफल होते हैं। ऐसे में जरूरत है कि अपने समाज के लोग सामने आएं और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करें। कैमरामैन गौतम और रैन के साथ शशांक शेखर, नेशनल दस्तक।